हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सृष्टि डबल ऑनलाइन क्लासेज में। मैं प्रकाश चंद। दोस्तों, आज बायोलॉजी की अगली श्रृंखला को लेके आए हैं जो टाइप्स ऑफ सेल है। दोस्तों, इसको आज जानने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ सेल। दोस्तों, रचना के दृष्टिकोण से कोशिका जो होती है वह दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन से हैं उसको थोड़ा समझेंगे। पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, सबसे पहले दोस्तों समझते हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। तो इसको हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका हिंदी में बोलेंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। दोस्तों, ये दो शब्दों के मिलने से प्रोकैरियोटिक बना है। एक होते हैं प्रो मतलब होते हैं प्रीमिटिव जिसका मतलब होता है प्राचीन। और कैरियोटिक जो है या कैरियन से बना है। इसका मतलब होता है केंद्रक न्यूक्लियस, यानी कि वह कोशिका जिसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ हो, जिसके केंद्रक अनडेवलप्ड हो, वह कौन सी कहलाती है? तो वह जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। दोस्तों, जब जीवों का निर्माण हो रहा था, यह पहले चरण की कोशिका है प्रोकैरियोटिक। इसमें इस प्रकार की कोशिका में जो केंद्रक कला, इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वह जो है अनुपस्थित होता है, जिससे कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम इत्यादि जो है वह कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण जो है कोशिका में पाए जाने वाले कौन कौन सा प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम जो है कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं। इसमें दोस्तों विकसित कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स का अभाव यानी कि अनुपस्थित होते हैं। इसी के अंतर्गत इसमें विकसित कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि, ये सभी इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों,
प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाने के कारण जो है इसमें क्रोमेटिन का निर्माण नहीं हो पाता है। इस प्रकार के सेल अब आते हैं कि यह सेल कहाँ मतलब किस में पाए जाएंगे। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं ये जो होते हैं जीवाणु, नीले, हरे, शैवाल और पीपीएलओ, इस तीन में जो है ये कोशिका पाई जाएगी। यानी कि जीवाणु, नीले, हरे, शैवाल और पीपीएलओ में किस प्रकार की कोशिका पाई जाएगी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। दोस्तों इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग एक फिगर के माध्यम से भी समझेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में फिगर अत्यंत आवश्यक है और फिगर के माध्यम से समझ लेने पे जो है यह जो मतलब जो कोशिका है वो अधिकतम दिनों तक जो है मस्तिष्क में बनी रहती है। तो इसे हम देखेंगे फिगर के माध्यम से। दोस्तों अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यूकैरियोटिक कोशिका दोस्तों यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। यू मतलब होते हैं डेवलप मतलब विकसित और कैरियोटिक बना है कैरियन से जिसका मतलब होता है केंद्रक। ठीक, तो यूकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें जो है मतलब विकसित रूप से कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका विकसित रूप से पूर्ण रूप से विकसित होती है, वह जो है यूकैरियोटिक कोशिका होती है। दोस्तों इसमें पूर्ण विकसित जो है इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक इत्यादि पाए जाते हैं और यह कोशिका जो होती है यह जो है जीवाणु नीले हरे शैवाल और पीपीएलओ को छोड़कर जितने भी जीव, पेड़ पौधे, समस्त जीव में यह जो है पाई जाती है। यानी कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। दोस्तों इस यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पाई जाती है, जिसके कारण इसमें हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के उपस्थिति के कारण हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो एक आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। आइए दोस्तों अब जो है हम प्रोकैरियोटिक के संरचना के बारे में देखते हैं फिगर के माध्यम से कि प्रोकैरियोटिक की संरचना में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसे मिटाते हैं दोस्तों। एक फिगर लेंगे, कशाभिका न्यूक्लियोइड
यह डीएनए का बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। ये हो जाएगी कोशिका भित्ति सेल वॉल। ये बनी होती है पेप्टोग्लाइकॉन या म्यूरिक एसिड की। उसके बाद क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बनी होती है, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। उसके बाद ये होते हैं राइबोसोम, कितने तो 70S के। उसके बाद एक फिजिकल लगेगा, राइबोसोम 70S ये होते हैं। न्यूक्लियर होगा, ये होगा प्लाज्मिड, अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ। ये होते हैं मूल आनुवंशिक पदार्थ। प्लाज्मिड हो गया। उसके बाद है रेगुलर, ये होते हैं लोकोमोटिव ऑर्गन, लोकोमोटिव ऑर्गन होते हैं। ये एक है मीजोसोम, ठीक, मीजोसोम। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसकी संरचना को हमने फिगर के माध्यम से बनाया है। आइए समझते हैं। सबसे पहले इस फिगर की बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति सेल वॉल कहा जाता है। यह सेल वॉल यानी कि यह जो फिगर है दोस्तों, यह फिगर जो है यह PPLO बैक्टीरिया का है। PPLO बैक्टीरिया में सबसे बाहरी जो झिल्ली है यह कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, जो बनी है किसकी, पेप्टोग्लाइकॉन या म्यूरिक एसिड। दोस्तों ये समझने की चीजें हैं, ये गौर से ध्यान देने की चीजें हैं कि यह जो है PPLO एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और आपको पता है कि कोशिका भित्ति सभी प्लांट सेल में पाई जाती है, और प्लांट सेल में पाई जाती है तो वो होती है किसकी बनी हुई, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन यहाँ पे कोशिका भित्ति मौजूद है परंतु बनी हुई किसकी है, तो पेप्टोग्लाइकॉन या मर्मिक एसिड की कोशिका भित्ति बनी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके जो श्वसन स्थल मीजोसोम है, श्वसन यानी कि इसमें जो है अन्य कोशिकाओं की भांति माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक कोशिका की श्वसन स्थल होती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो यहाँ पे श्वसन के कार्य के लिए एक मीजोसोम है जो श्वसन के कार्य को करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है फ्लैजिला।
यही फ्लैजिया जिसको कशादिका कहा जाता है, ये कशादिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका को एक जगह से दूसरे जगह चलने में मदद करती है, इसीलिए इसे जो है लोकोमोटिव ऑर्गन कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों यह प्लाज्मिड जो है यही जो है डीएनए से थोड़ा सा टूट के अलग हटा है और उसी अलग हटने में यह जो है प्लाज्मिड अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, यह जो है वो दोस्तों यह जो है एक जो है मतलब क्या कहते हैं, यह बहुत उपयोगी पदार्थ है जो हमारे मनुष्यों के जितने भी टीके और जितने भी एंटीबायोटिक मेडिसिन को तैयार होते हैं वो सभी जो है इसी प्लाज्मिड यानी अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ वगैरह से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राइबोसोम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों। इस कोशिका में यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो होते हैं 70S के होते हैं। यह 70S जो है इस स्वेट वर्ग जो है यूनिट कहलाते हैं। यह जो है कम जो है मतलब क्षमता वाली जो है राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S की जो है क्षमता वाली पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियाइड जो मूल अनुवांशिक पदार्थ होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में यही जो है डीएनए होते हैं, जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कोशिका द्रव, ये बीच में जितने भी जो डॉट है ये एक लिक्विड है जो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो है यह जो है दो पदार्थों से मिलकर बना है, एक है फॉस्फो और दूसरा है लिपिड, यानी फॉस्फोलिपिड से यह जो है प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण हुआ है। दोस्तों आइए अब सेल स्ट्रक्चर या कोशिका संरचना को देखते हैं। इसमें टोटल 11 जो कोशिका में पाए जाने वाले 11 पदार्थ होते हैं। सबसे पहला कोशिका भित्ति सेल वॉल, दूसरा प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक न्यूक्लियस, लार्ज वैक्यूल, उसके बाद बड़ी रिक्तिका। बड़ी रिक्तिका, अंतःप्रबोधक जालिका ईआर, इसे शॉर्ट में ईआर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम इत्यादि सभी जो है महत्वपूर्ण है। हम लोग बारी बारी से एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि कोशिका भित्ति क्या है। आइए दोस्तों सबसे पहला जो है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को समझते हैं। दोस्तों सेल वॉल यह कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है जो बने होते हैं किसके, तो यह सेलुलोज नामक एक मृत पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है, तो सेलुलोज नामक एक मृत पदार्थ का बना होता है। यह सेलुलोज नामक एक मृत पदार्थ का बना होता है। यह कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है, यानी कि यह जो है आउटर लेयर होते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, आउटर लेयर होते हैं। ठीक, ये बने होते किसके, तो सेलुलोज के होते हैं और सेलुलोज एक मृत पदार्थ होता है। दोस्तों इसके सेल वॉल के कार्य क्या होते हैं, तो यह कोशिका में इसके कार्य जो है यह कोशिका में जो है बाहर से कुछ पदार्थों को अंदर की ओर आने देता है तथा अंदर से कुछ बेकार पदार्थों को जो है वह बाहर जाने देता है। दोस्तों इसी में एक नोट है, ये जो है सेल वॉल मृत होते हैं। मृत होने के कारण जो है पौधे के सभी अंग जो होते हैं वह जंतुओं की अपेक्षा ज्यादा करे होते हैं। इसको समझिएगा दोस्तों कि यह सेल वॉल जो एक मृत पदार्थ के बने होते हैं, तो यह मृत होते मतलब मरे हुए होते हैं, डेड होते हैं, जिसके कारण पौधे के सभी अंग
शाखा, पत्तियां, मतलब जड़ें इत्यादि जो है, रूट वगैरह, वो सब जो है जंतुओं की अपेक्षा ज्यादा खड़े होते हैं। इसी के कारण जब कभी आंधी तूफान आते हैं तो उसमें पौधे की टहनियां जो है वह मतलब झुक जाती है, परंतु टूटती नहीं है। तो नेक्स्ट कोशिका है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों, यह जो है प्लाज्मा झिल्ली दोनों प्रकार की कोशिका यानी कि प्रो और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है, परंतु यह पादप कोशिका में जो है सेल वाल के ठीक सटे पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में सेल के बाहरी आवरण में यह जो है कौन सी पाई जाती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। दोस्तों यह जो है फॉस्फोलिपिड, यह किसकी बनी होती है, तो यह जो है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है। दोस्तों यह किससे बनी होती है, तो फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, जिसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है। यह जो है एक जीवित पदार्थ होता है। दोस्तों यह एक जीवित पदार्थ होता है जो काफी पतला, वह जो है काफी पतला, वह जो है मुलायम होता है। कौन सा, तो यह फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन जो है वह काफी पतले होते हैं और यह एक मुलायम चमकदार होते हैं। दोस्तों इसका कार्य क्या होगा, ठीक, इसके कार्य क्या होंगे, तो यह जो है बाहर से कुछ पदार्थों को अंदर आने देता है, यानी बाहर से कुछ पदार्थों को अंदर आने देता है, तथा अंदर से जो बेकार पदार्थ होते हैं उसे बाहर जाने देता है। यानी कि यह जो है वैसे पदार्थों का आवागमन करता है जो आयन के रूप में मौजूद होते हैं, यानी कि जो आयन के रूप में मौजूद होते हैं उसे जो है प्लाज्मा झिल्ली जो है आवागमन करता है। इसे दोस्तों अर्धपरागमय झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या चयनात्मक झिल्ली को अंग्रेजी में कहते हैं सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी मोटाई जो है 25 एंगस्ट्रम से 75 एंगस्ट्रम तक होती है। दोस्तों ये थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बने किसके होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं, जिसे लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। यह काफी पतले एवं मुलायम होते हैं। इसका कार्य क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका कार्य यह बाहर से आए हुए कुछ पदार्थों को जो है अंदर आने देता है तथा अंदर से कुछ पदार्थों को बाहर जाने देता है। यह वैसे पदार्थों का आवागमन करता है जो आयन के रूप में होते हैं। यह एक अर्धपरागमय झिल्ली होती है, जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या चयनात्मक झिल्ली सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन कही जाती है। इसकी मोटाई जो है 25 एंगस्ट्रम से 75 एंगस्ट्रम होती है। नेक्स्ट कोशिकाएं है दोस्तों नेक्स्ट है केंद्रक न्यूक्लियस। यह सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। दोस्तों इसके अंदर यानी कि इसके अंदर जो होते हैं, यह जो है डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इत्यादि सभी पाई जाती है। दोस्तों इसकी केंद्रक की खोज जो है किसने की थी, लास्ट वीडियो में हमने बताया था 1830 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी।
इसके अंदर जो है सभी विकसित कोशिकाएं पाई जाती है। सभी विकसित कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों। यह सभी उपापचय क्रिया, इसको अंग्रेजी में मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक इसके अंदर ही सभी उपापचय क्रिया मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। इसके अंदर सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तथा ये सभी अंगों को नियंत्रित एवं समन्वित करता है। यानी कि यह जो है समन्वित, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यह जो है सो सभी को मतलब सभी मेटाबॉलिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित एवं समन्वित करता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है कि ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा गया? तो केंद्रक को, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके कार्य क्या है? दोस्तों केंद्रक का कार्य क्या है? तो यह समझिएगा कि यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यानी कि यह जो है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन हो जाते हैं? तो न्यूक्लियस हो जाते हैं। परंतु जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होते हैं जंतु कोशिका, वो ER होते हैं। यानी अंतःप्रदव जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, यह जो होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वह जंतु कोशिका की सबसे, जबकि पादप कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाती है? तो वो हो जाती है लार्ज वैक्यूल जो होते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं बड़ी रिक्तिका। यह जो है सो सबसे बड़ी पादपों में सबसे बड़ी कोशिका बड़ी रिक्तिका, लार्ज वैक्यूल तथा जंतुओं में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो दोस्तों ये थे न्यूक्लियस। दोस्तों तो ये थे सेल स्ट्रक्चर के 3 महत्वपूर्ण जो है सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग थे। ये दोस्तों यह कोशिका के पार्ट 2 वीडियो है। इसके जो नए कोशिकांग जो बच गए हैं वो पार्ट 3 में आएंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, ताकि यह जो सृष्टि द वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेज जो एक परिवार है, इस परिवार के कुनबा को, अन्य सदस्यों को बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।